अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काइनेमैटिक्स। अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें ना तो काइनेमैटिक्स जो है ये बेसिकली कह लें कि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें मोस्टली डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को क्योंकि इस टॉपिक में हम मोस्टली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसी बॉडीज़ के बारे में जो मोशन में होती है। सो इसमें एक तरह का कह लें कि मोशन इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्ट्स का। सो काइनेमैटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हाफ टॉपिक जो है वो हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो इसका अदर हाफ सब टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो सबसे पहले हमें काइनेमैटिक्स अगर पढ़ना है सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स के बारे में अगर हम देखें सो काइनेमैटिक्स इज जस्ट कंपोज्ड ऑन टू वर्ड्स, के आई एन ई काइन। काइन मीन्स मोशन एंड मैटिक्स मीन स्टडी। सो when we talk about kinematics, so we just need to remember this that kinematics is the branch of physics in which we just study about those bodies which are in state of rest or motion. ऐसी बॉडीज के बारे में हम स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स में जो या तो स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं या स्टेट ऑफ रेस्ट में होती हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट फाउंड इन ओनली टू स्टेट्स, आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और आइदर इन स्टेट ऑफ मोशन। या तो रुका हुआ होगा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। सो ये दोनों स्टेट्स में जब ऑब्जेक्ट होगा और हम अगर उसे स्टडी करना चाह रहे हैं उसके मोशन को, सो so under the umbrella of the branch of physics in which we study about the motion is known as kinematics. तो काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें सो काइनेमेटिक्स में हमारे पास पांच जो हैं वो मेन फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे ग्रिप होना लाजमी है। वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो ये पांच कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टूडेंट को इन पांच कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप रखनी है इफ द स्टूडेंट वांट टू गुड इन काइनेमेटिक्स। लेकिन इन पांच टॉपिक्स को या पांच कोर टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें जो है ना बेसिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें ना सो हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर कर लेता है। सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मास, तो आप क्या करते हैं व्हेन यू गो टू जनरल स्टोर टू बाय समथिंग, or let's take an example of buying some rice. So you just ask the grocery shopkeeper that you want 1 kg of rice. So आपने कहा 1 kg of rice चाहिए and the shopkeeper just weighed rice on बैलेंस पे मेजर करेगा राइस का मास और आपको 1 kg राइस दे देगा। सो मास, सो उसने क्या किया, बैलेंस के जरिए शॉपकीपर ने मास मेजर किया ना राइस का। सो मास इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपकी कार के जो है ना डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बता रहा होता है हमें। सो स्पीड जो है इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से, या तो फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा या तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दो चीजों पर कंपोस्ट होता है। पहली चीज नंबर एंड द सेकंड यूनिट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप शॉपकीपर के पास गए, ग्रोसरी स्टोर पे गए एंड यू जस्ट आस्क द शॉपकीपर दैट यू वांट 1 kg ऑफ कैरेट्स। सो आपने 1 kg जो कहा, सो उस 1 kg में जो 1 होगा वो नंबर है और kg यूनिट है। सो 1 kg इज द मैग्नीट्यूड। इसी तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी 20 kg। सो इन 20 kg 20 is the number and kg is the unit. So 20 kg is a magnitude because magnitude consists on two parts, number and unit. Now अगर मैं फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ ना तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरह से क्लासिफाई या दो कह लें कि टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहली जो है कि टाइप है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करें, दोस आर क्लासिफाइड एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं मास की बात करूं तो मास जो है वो आप आसानी से बैलेंस पर मेजर कर लेते हैं। मोस्टली आजकल हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और सब्जी वाले जो होते हैं वो बेसिकली कह लें कि बीम बैलेंस यूज करते हैं। सो बैलेंसेस आर एन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल व्हेन वी आर सपोज्ड टू मेजर मास। So mass is a scalar quantity because when we are supposed to measure the mass, we just find its magnitude and there is no sort of direction attached with the mass.
मास के साथ कोई डायरेक्शन अटैच नहीं होती है। अगर आप दुकान पे गए और आपने कहा भाई मुझे 1 kg राइस चाहिए, सो आपने 1 kg ये मैग्नीट्यूड मेंशन किया है मास का, इसमें आपने डायरेक्शन मेंशन नहीं की। सो इससे ये चीज हमें पता लग गई कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी तरह हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो डॉक्टर जो है वो आपको टेम्परेचर थर्मोमीटर के जरिए बताता है मेजर करके कि भाई आपको 100 है, आपको फीवर 100 है, 100 डिग्री फीवर है आपको, लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं बताता कि 100 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है फीवर, साउथ डायरेक्शन में। सो डॉक्टर जस्ट सिंपली टेल यू द मैग्नीट्यूड of the temperature, and there is no sort of direction attached with the temperature. So it means temperature is also a scalar quantity because can be represented by only magnitude. But when we talk about vector quantities, so vector quantities वो quantities होती हैं जिनको हम represent करते हैं magnitude और direction दोनों से। अगर मैं बात करूं acceleration की, so आप क्या करते हैं जब आप कार में बैठकर acceleration pedal को press करते हैं, so the car starts to accelerate or to move in some specific direction, एक specific direction में move करती है कार। अगर आपने forward gear लगाया हुआ होगा तो वो forward move करेगी जब आप acceleration pedal को press करेंगे। So it means acceleration is produced in forward direction. इसी तरह आपने जब reverse gear लगाया हुआ होगा so car will accelerate in backward direction. So acceleration is represented by both magnitude and direction. When I talk about weight, अगर हम weight की बात करें, so every object in this universe has weight. So weight जब होता है तो weight का magnitude भी है और weight की direction हम सबको पता है कि always acting downwards towards the center of the earth, हमेशा downward होती है weight की direction. So the major difference between scalar and vector quantity is that scalar quantities can be represented by magnitude only, but vector quantities use both magnitude and direction for their representations. Let's move towards the kinematics. The very first concept which we need to understand is about distance. What is the distance? Distance is just simply the total length covered by an object or a body. कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी टोटल लेंथ कवर कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी टोटल लेंथ कवर कर रहा है, that total length covered by an object is called the distance of an object or distance traveled by an object. Distance is a scalar quantity. क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए तो हम कह रहे हैं टोटल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वो टोटल लेंथ कर्व पाथ भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, सो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। डिस्टेंस के और भी अदर यूनिट्स हैं जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल्स, फुट। अगर हम कंपैरिजन याद रखें तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हमने सिंपली इस तरीके से याद रखना है कि द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी और द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ जर्नी। यानी यूं कह लें कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो हमारे पास सिंपली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ। सो इट मींस कि ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है ये किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मौजूद होगी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए से बी तक जाने के लिए एक कर्व पाथ भी है और एक स्ट्रेट पाथ भी है। अगर मैं कर्व रास्ते की बात करूं तो ये तो टोटल लेंथ हो गई ना जो बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो इसे हम डिस्टेंस कहेंगे क्योंकि कर्व पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, और दैट स्ट्रेट पाथ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो ये जो ए से बी के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है जो बॉडी कवर कर रही है, दैट शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और यही जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है ये एक्चुअल में डिफरेंस है बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। तो याद रखना है आपने कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ को जो है वो क्या करना है, ऑब्जेक्ट की मेजर करना है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ना डिस्टेंस, उस यानी जो भी ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रैवल किया है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो आपने दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ जो है दोनों पॉइंट के बीच की उसको सेलेक्ट करना है आपने। या यूं कह लें आसान लफ्जों में कि आपने स्टार्टिंग
और एंडिंग पॉइंट के बीच का फासला जो है वो क्या करना है, उसे कैलकुलेट करना है, और वो जो डिस्टेंस होगा या वो जो लेंथ होगी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो फासला होगा, वो जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ कहलाएगी और उसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि फर्ज करो आप पॉइंट ए से मूव करते हैं और पॉइंट ए से मूव करके बी पे आते हैं एंड देन अगेन बी से मूव करके ए पे आ जाते हैं। सो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जर्नी का ए और जर्नी का एंडिंग पॉइंट भी ए है। सो इट मींस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ आर सेम। सो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज जीरो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में फर्दर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। नाउ स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें ना तो सिंपली स्पीड को आप इस तरीके से याद रखें कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में बॉडी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगर मैं उस डिस्टेंस को ले लूं जो कि बॉडी ने 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है तो वो स्पीड को शो करेगा बॉडी की। या और ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो स्पीड की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि भाई अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके जा रही है और उसने जो लेंथ कवर की है उस लेंथ को कवर करने में या उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ वक्त भी तो लगेगा बॉडी को। तो हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को जब उस वक्त से डिवाइड कर देंगे सो वी गेट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड कहलाता है, या मीटर पर सेकंड जो है उसका एसआई यूनिट है। अच्छा, स्पीड के बहुत सारे और भी दूसरे यूनिट होते हैं, जैसे कि हम कह लें किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, फुट पर आवर। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कन्वर्जन। बच्चों को कन्वर्जन में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो कन्वर्जन के लिए आपने याद रखना है कि व्हेन एन एग्जामिनर आस्क यू टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, सो यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द स्पीड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। यानी 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। इसी तरह अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो वैल्यू है आपके पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड की, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से, तो आपकी वैल्यू कन्वर्ट होकर मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में आपने सिंपली ये करना होता है कि एक बॉडी जो है अगर वो हिस्सों में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी एक जर्नी कवर कर रही है, पार्ट ए बी और सी डी, यानी 4 पार्ट्स की फॉर्म में उसने अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो आप क्या करेंगे, उन चारों पार्ट के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा टोटल डिस्टेंस मूव्ड, और जितना भी टाइम लगा होल जर्नी में उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल देख लें कि आपके पास एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 50 मीटर इन 2 seconds. So an examiner asks you to calculate the speed. So you just divide 50 by 2 and you will get an answer which is 25 meter per second, and that 25 meter per second is also known as the speed of that car. तो ये स्पीड है कार की। सिंपली आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया एंड यू विल गेट द स्पीड। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को पता है आप सिंपली ऐसे याद रखें आसान लफ्जों में, भाई स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर स्पीड की डायरेक्शन आ जाए ना तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है, यानी स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं वेलोसिटी को तो सिंपल है, डेफिनेशन बिल्कुल स्पीड की तरह है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी यूं कह लें द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम और 1 सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी वो वेलोसिटी शो करेगा बॉडी की। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे यहाँ पे पता है मेन चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी सो डिस्प्लेसमेंट इज इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, नाउ द बॉडी इज बाउंडेड टू मूव और टू टेक अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट के दरमियान में शॉर्टेस्ट रास्ता ट्रेवल करना है बॉडी ने, और जो वक्त लगेगा बॉडी को ट्रेवल करने में उस रास्ते को आप क्या करेंगे, सिंपल उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को या उस शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ को या डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम लगा बॉडी को मूव करने में उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। इसीलिए हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
यानी वेलोसिटी की प्रोडक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना जरूरी है। अगर वक्त गुजर रहा है और बॉडी एक ही जगह पे रुकी हुई है, फर्ज करो 10 मिनट गुजरे, बॉडी 20 मीटर पे रुकी हुई है, मजीद आगे जो है 10 मिनट गुजर गए, बॉडी 20 मीटर पे ही रुकी हुई है, सो इसका मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। सो इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एसआई यूनिट जो है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड होता है, और भी दूसरे यूनिट होते हैं इस वेलोसिटी के, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर। आपने यहाँ पे बस ये चीज याद रखनी है कि भाई वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट होती है। जैसा कि इस केस में आप देखें, अगर हमारा साइक्लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड से मूव करके राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन अगर यही साइक्लिस्ट राइट हैंड साइड से मूव करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होने की वजह से प्लस के बजाय माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन चेंज हो गई। और वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यही तो वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइकिलिस्ट मूव कर कर आ गया राइट साइड की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही साइकिलिस्ट अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो -10 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं ना, तो एक्सेलरेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए जो मेन कॉज है वो है वेलोसिटी का चेंज होना। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक बॉडी जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? जीरो। और जब चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इसीलिए हर वो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी चेंज इन वेलोसिटी इज द मेन कॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सेलरेशन। अगर मैं इस फॉर्मूले को मजीद समराइज करूं तो फॉर्मूला कहलाए, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि जब हम चेंज निकालेंगे ना, तो चेंज के लिए हमें फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। अब यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि अगर मेरा चेंज इन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। And in the same way, if the change in velocity is decreasing continuously, then the acceleration produced is called negative acceleration. And we can also remember that negative acceleration with two other alternative names, which are retardation and deceleration. So acceleration जो है इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक कार है जो कि ड्रैग हो रही है, और ड्रैग की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 0 से 60 मीटर पर सेकेंड हो गई 3 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे मेरा जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो गई और v फाइनल वेलोसिटी 60 है। सो मैंने क्या किया? मैंने 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। v माइनस यू डिवाइडेड बाय t फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, v की जगह 60, u की जगह 0, t की जगह 3, और आफ्टर सॉल्विंग इट मुझे क्या आंसर मिल गया? मुझे मिल गया भाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसी तरह अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, आपको पता है कि जब बॉडी के एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? भाई देखिए, सिंपल सी चीज है कि अगर मैं इस एग्जांपल को लूं तो मेरे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए को पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ए से बी तक जाने में उसे 6 सेकेंड लग रहे हैं। और इस ए से बी तक यानी कह लें कि जब वो मूव कर रही है, सो ड्यूरिंग दीज 6 सेकेंड्स बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि जब बॉडी जो है वो v को पास करेगा तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी व्हेन इट पासेस पॉइंट बी। तो आपने क्या करना है? देखिए सिंपली आपको पता है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप देखिए आपको क्या करना है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी में एक्स्ट्रा वेलोसिटी को ऐड करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब बॉडी पॉइंट ए को पास कर रही थी और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्स्ट्रा वेलोसिटी क्या है? ए से बी के दरमियान में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई बॉडी में।
तो आपने सिंपली क्या करना है, देखिए आपको जो है पता है एक्सेलरेशन है 4 और टाइम कितना लग रहा है ए से बी के बीच में मूव करने के लिए 6 सेकंड, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मुझे इस वेलोसिटी को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो मैं 4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, जो कि एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, वो आएगी 24। तो मैंने 24 पुट कर दिया यहाँ पे, और जब मैं 24 में इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 34 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब पता है क्या है, जैसे कि यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि देखें ना एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि एक्सेलरेशन भी जीरो होता। अभी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बॉडी हर एक सेकंड पर कितना चेंज कर रही है अपनी वेलोसिटी को, 4 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी को चेंज कर रही है या गेन कर रही है 4 मीटर पर सेकंड, जिसकी वजह से मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब ये जो टॉपिक है ना, जो मोशन ग्राफ्स का टॉपिक है, ये थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। सीएआई की फिजिक्स में हमारे पास कह लेंगे, सीएआई फिजिक्स में दो ग्राफ इंक्लूड है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई ये मोशन ग्राफ क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर एक कार मूव कर रही हो और अगर मैं ऑब्जर्व करूं उस कार को, और कोई मुझसे पूछे भाई ये बताओ कि इस कार में 24 सेकंड्स पर कार के मोशन क्या था, तो सिंपली देखकर कार के मोशन को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ दैट कार ऑन 24th सेकंड। तो कह लें कि किसी भी सर्टेन टाइम पर रैंडमली कार को देखकर जो है उसके मोशन को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। सो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने मोशन की। यानी यूं कह लें कि हम मोशन ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं उस कार का मोशन ग्राफ बना दूं, रिकॉर्ड कर कर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रीडिंग रिकॉर्ड करके, स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर कर अगर मैं उसका ग्राफ बना दूं बॉडी का, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि मोशन ग्राफ कहलाएगा, वो मेरे लिए आसानी पैदा कर देगा कि अब मैं किसी भी टाइम पर बॉडी के मोशन को आसानी से जो है वो क्या कर सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो मोशन ग्राफ इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला जो मोशन ग्राफ है वो हमने पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, इसी की तरह एक और सिमिलर ग्राफ होता है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमारे पास कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपने सिंपली क्या करना है भाई, दो एक्सिस हैं एक्स और वाई। हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। सो इस केस में हम एक्स एक्सिस पे अपना प्लेस करेंगे टाइम को, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी का मोहताज नहीं होता वक्त। आप सो रहे हो, खेल रहे हो, जाग रहे हो, आपका टाइम गुजर रहा है। इसी तरह अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस पर वी जस्ट पुट डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर यही मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो x एक्सिस पर टाइम आता और y एक्सिस पर डिस्टेंस आता। अब मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट की, क्योंकि देखिए मैथ्स में स्टूडेंट्स मोस्टली ग्राफ जब बनाते हैं तो वो स्लोप भी फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो दैट स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा वेलोसिटी को शो करता है ऑब्जेक्ट की। कैसे, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कैसे, तो इसका सिंपली जवाब इस तरह से है कि भाई आपको पता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला है डेल्टा वाई यानी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में मेरे पास वाई एक्सिस पर मौजूद है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डेल्टा वाई की जगह पर डेल्टा डिस्प्लेसमेंट रख सकता हूँ यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर है टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी। सो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी शो करता है। लेकिन अगर यही मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो उसका ग्रेडियंट स्पीड शो करता।
नाउ अब जैसे कि ये देखें आपके पास एक ग्राफ है, ये है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की रिस्पेक्ट से भी आपको जो है ना कह लें कि इंटरप्रेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिस्पेक्ट से। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप देखें इस ग्राफ 3 पोर्शंस में डिवाइड है, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर अगेन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि भाई थ्रू आउट द मोशन जब तक ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये शो कर रही है कि बॉडी का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है। और ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा स्पीड शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसी तरह इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन 10 से 12 के बीच में, इसका मतलब 2 घंटे जो है वो मेरे पास जो है 2 घंटे के लिए बॉडी का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर ही था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे के लिए बॉडी रुकी हुई थी क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, और जब डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो स्पीड कहाँ से प्रोड्यूस होगी बॉडी में, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है द बॉडी इज एट रेस्ट। देन अगेन 12 के बाद जो है वो बॉडी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब अगेन डिस्टेंस स्टार्ट्स टू चेंज, और ये स्ट्रेट लाइन है सो इट मींस ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। एंड इट ऑल्सो शोज दैट द बॉडी इज, इट मींस कि मैं मोशन इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं कि बॉडी इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब हम इसी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की रिस्पेक्ट से इंटरप्रेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है मेरे पास, और मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, तो मैं क्या कहूंगा, उसे मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, मैं कहूंगा भाई बॉडी इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में जो आपके पास बॉडी का ग्राफ होता है, या कह लें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के केस में जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी को शो करता है। तो सबसे पहला पोर्शन जो है उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, आप सिंपली कहेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन है सो इट मींस ग्रेडियंट कांस्टेंट, ग्रेडियंट कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो आपने सिंपल लिखना है ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, सॉरी ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और द बॉडी इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद अगेन 10 से 12 के बीच में आपके पास अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई है, और अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन यही शो कर रही है कि भाई 10 से 12 आवर के बीच में यानी 2 घंटे गुजर गए लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, इट मींस के बॉडी इज एट रेस्ट। फिर अगेन 12 आवर के बाद यानी 12 के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोबारा चेंज होना शुरू हुआ, और अगेन ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन गया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब कि अगेन ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो आप इस पोर्शन को, थर्ड पोर्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यू जस्ट सिंपली राइट दैट द बॉडी इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये फर्क याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट स्पीड कहलाएगा, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट वेलोसिटी कहलाएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रेडियंट सी। अब जैसे यहाँ पर अगर ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए कहते हैं एग्जामिनर, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा ये जिस तरीके से हम काम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर रहे हैं बिल्कुल सेम काम आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी करना है, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे स्पीड है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी कहलाएगा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है बिटवीन एक्सिस, तो इस स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है भाई ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होने का मतलब है कि आपने क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और उन 2 पॉइंट के बीच में क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो मैंने यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए भाई, मैंने सेलेक्ट किया एक पॉइंट 2 जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट है मेरे पास ये 10 किलोमीटर वाला पॉइंट जो कि मेंशन हुआ हुआ है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं अगर चेंज इन वाई निकालूं जो कि डिस्टेंस है, तो चेंज इन वाई के लिए मुझे करना पड़ेगा y2 माइनस y1। सो y2 की वैल्यू है यहाँ पे 10 और y1 की वैल्यू है 2 किलोमीटर। सो 10 माइनस 2 8 आ गया आंसर, तो इसीलिए मैंने न्यूमिरेटर में डिस्टेंस की जगह पर 8 रख दिया। अब इसी तरह अगर मैं चेंज इन x डेल्टा x निकालूं, तो डेल्टा x के लिए जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर था तो उस वक्त मेरा टाइम था 10 आवर्स, और जब डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो उस वक्त टाइम था 2 आवर्स। सो 10 माइनस 2 अगेन
द चेंज इन एक्स इज 8। तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर में टाइम की जगह पर 8 रख दिया। सो 8 को जब मैंने आपस में सॉल्व किया, इसे 8 डिवाइडेड बाय 8, सो आंसर इज 1 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है, ये ग्रेडियंट आ गई, ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई मेरे पास। लेकिन मुझे पता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है, स्पीड। सो मैं इस ग्रेडियंट को कहूंगा स्पीड। अब यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता और हम बिल्कुल यही सेम काम करके यहाँ पे जो वैल्यू निकालते 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट था। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा क्या शो करता है, वेलोसिटी। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब भी हम ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी ऑब्जेक्ट की। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जब भी ग्रेडियंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो है क्या कहलाएगी, वो वैल्यू कहलाएगी स्पीड। यहाँ पे आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेकंड पोर्शन, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में, हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में मेरे जो वैल्यू होती है ना ग्रेडियंट की, वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही जीरो हो गए। मैं नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में जो हमने बात याद रखनी है वो ये याद रखना है कि भाई एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लेस करेंगे बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को प्लेस करेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। और याद रखना है कि डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमेशा एक्सेलरेशन को शो करता है, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स। और हमारे पास वाई एक्सिस पर वेलोसिटी मौजूद है, तो मैं डेल्टा वाई की जगह पर डेल्टा वेलोसिटी लिख सकता हूँ, और डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की। सो इट प्रूव्स दैट the gradient of velocity time graph always shows acceleration of an object. अब यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं लाजमी तौर पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सबसे पहला अगर हम ग्राफ देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें मेरे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, देन अगेन स्ट्रेट लाइन है बट मूविंग डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहला जो अगर मैं पोर्शन की बात करूं, सबसे पहले सेक्शन की बात करूं, जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि अपवर्ड मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है भाई स्ट्रेट लाइन पे ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन शो करता है। सो इट मींस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्टेडी एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद जो है आपके पास आ गया सेकंड पोर्शन में या सेकंड सेक्शन में आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये शो कर रही है कि भाई ग्रेडियंट जो है वो जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो सेकंड पोर्शन में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करूं, तो मेरे जो कह लें कि स्ट्रेट लाइन है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड। और स्ट्रेट लाइन अगर डाउनवर्ड मूव करे तो इसका मतलब कि मेरा ग्रेडियंट कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट नेगेटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम हमेशा क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सो ये थ्रू आउट द ग्राफ अगर मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे, at first the body starts moving with constant acceleration, then the acceleration becomes zero because the velocity becomes constant, and then the body and then the motion of the body starts to decrease with constant deceleration. अब इसी तरह अगर मैं राइट साइड पे देखूं सेकंड ग्राफ, तो इसमें एक कर्व ड्रॉ हुआ है, और आप ये देख सकते हैं कि जब भी इस तरह का कर्व होगा तो ये कर्व शो कर रहा है कि भाई एट द फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बॉडी देखिए, बॉडी की वेलोसिटी जो है इस थ्रू आउट द कर्व इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन जो ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट की बात करूं अगर मैं, तो ग्रेडियंट में हम ये याद रख सकते हैं कि अगर आप देखें स्टार्टिंग में जो है इस कर्व का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व आ रहा है, और कर्व आने के फिर कर्व प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में ग्रेडियंट जो है वो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कांस्टेंट था, और फिर कर्व आने की वजह से ग्रेडियंट जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और ग्रेडियंट के डिक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है।
तो इस ये जो ग्राफ है राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, तो ये जो कर्व है आपके पास, इस कर्व को जब भी आप देखेंगे तो आप बॉडी के मोशन में क्या लिखेंगे, आप यूं सिंपली डिस्क्राइब करेंगे मोशन को कि बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर मैं नीचे वाला कर्व देखूं जो कि मैंने बॉटम में ड्रॉ किया है कर्व, तो ये जो कर्व है आप देखेंगे ये कर्व अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ठीक है, इस केस में भी यानी ये जो अभी ग्राफ आपके पास जो कर्व शो हो रहा है बॉटम में, ये जो नीचे कर्व बना हुआ है, इस कर्व में भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऊपर वाले कर्व में भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ऊपर वाले कर्व में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा था क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था। लेकिन नीचे वाले कर्व में वेलोसिटी बढ़ रही है अगेन, लेकिन अब मेरा जो ग्रेडियंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए मैं जब भी इस तरह का कर्व देखूंगा तो मैं मोशन को किस तरीके, मोशन में क्या लिखूंगा मैं, या बॉडी के मोशन को मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा, मैं सिंपली यूं डिस्क्राइब करूंगा कि बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो आपने ये शेप्स जो है ना ग्राफ के, ये याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत अहम है। ये शेप्स खासतौर पे ये दो कर्व, ये बच्चों को मोस्टली मसला करते हैं। ऊपर वाले कर्व में सिंपली क्या हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, so you just write that the body is moving with decreasing acceleration or gradient. And when we talk about the curve at bottom, so आपका gradient जो है वो increase हो रहा है, so you just write that the body is moving with increasing acceleration or gradient. Now this is all for the first part of the video, and thank you for listening me, and kindly subscribe to my channel and enjoy the lectures. And inshallah in the next video I will discuss about the remaining subtopics related to kinematics. And once again, thank you. Allah Hafiz.